बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज मेरा फैक्ट्री में पहला दिन था। अकमल चाचा मुझे इस फैक्ट्री में लेकर आए थे। ये फैक्ट्री उनके किसी जानने वाले की थी। अकमल चाचा का कहना था कि वो इस फैक्ट्री में काफ़ी अरसे तक काम करते रहे थे। उनका शुमार मेहनती और ईमानदार वर्कर्स में होता था। यही वजह थी कि उन्हें देखते ही फैक्ट्री के मालिक ने मुझे भी काम पर रख लिया था, इस उम्मीद पर कि मैं भी उनकी तरह मेहनत और दयानतदारी से अपना काम करूंगा। मेरा यहाँ पर काम करते हुए पहला दिन था और तभी मैंने महसूस किया कि इस कंपनी में काम करने वाला लड़का हैदर मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। न जाने क्या वजह थी कि उसने मेरे आते ही मुझसे पुरखाश बांध ली थी। वो मुझसे उखड़ी हुई बात करता और मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का मुझे देखा देखा लग रहा था, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसे कहाँ देखा था। मगर उसका चेहरा और आवाज़ मेरे लिए जानी पहचानी थी, और जिस तरह वो आंखों में गुस्सा और नफरत भरे तासुरात लिए मुझे देख रहा था, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो भी मुझे जानता है और उसके दिल में मेरे लिए कोई अच्छे और नरम जज्बात नहीं है। बल्कि वो मुझे जिस तरह से देख रहा था, मुझे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उसकी मेरे साथ न जाने कब से दुश्मनी है। मेरा दिमाग इसी सोच में उलझा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से इस ख्याल को अपने जहन से झटका था और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करती थी। पहला दिन था और पहले ही दिन मैं मालकान को अपनी तरफ से मुतनफ़र नहीं करना चाहता था। ये नौकरी भी अगर मेरे हाथ से निकल जाती तो मैं क्या करता। मेरे लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि वो लड़का इसी फैक्ट्री में इंचार्ज था और वो आते जाते मेरे सर पे खड़े होकर मुझे गौर से देखता और खामखा मेरे काम में नुक्स निकाल कर चलता बनता। जब दूसरी से तीसरी बार उसने मेरे काम में नुक्स निकाला तो आसपास काम करने वाले मजदूर बोल पड़े कि ये लड़का यहाँ पर नया है, आज इसका पहला दिन है और पहले दिन किसी के काम में मुहारत और नफासत नहीं आ सकती। काम सीखेगा तो ही इसे काम करना भी आएगा। तब वो अजीब सी नजरों से देखता हुआ वहाँ से हट गया था, मगर मेरे जहन में ये सवाल छोड़ गया था कि वो कौन है और इसे मुझसे क्या मसला है। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी सारे दिन बीत गए थे। रोज़ाना ही मैं महसूस करता कि हैदर का रवैया मेरे साथ कुछ खिंचा सा है। वो एक मगरूर और आवारा किस्म का इंसान था और वो सबके साथ ही बदइखलाकी से बात करता था, मगर मेरे साथ बात करते उसका रवैया इंतहाई हतकामेज़ हो जाता था। मेरे खर्चे और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं। छोटे बहन भाई स्कूल में पढ़ रहे थे और अम्मा भी बहन की शादी करना चाहती थी। उसकी शादी के लिए भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। गो के उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि हमें जहेज़ नाम की कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो भी हमारे हालात को जानते थे। अब्बा की वफ़ात के बाद अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझे अकेले के सर पर थी। ऐसे में ये तमाम जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए आसान नहीं था। इसी वजह से अम्मा के कहने पर मैंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री के मालकान मेरे काम से बहुत खुश थे। गो के हैदर ने साहब जी को मेरे खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की। वो मेरे हर काम में नुक्स निकालता और जब मेरे बारे में गलत सलत बातें करके उन्हें मुझसे बदजन करने की कोशिश करता तो वो उसे ये कहकर झिड़क देते कि ये लड़का अभी नया आया है, गरीब है और यतीम है। ऐसे लोगों को एहसास करना चाहिए और बिला वजह किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए। और तब वो नाक भून चढ़ा के रह जाता था। वो जितनी भी कोशिश कर लेता वो किसी को मेरे खिलाफ बदसन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबने देख लिया था कि मैं मेहनती था। मैं हर काम ईमानदारी और वक्त पे करता था। काम चोरी से मैं कोसों दूर था। इसलिए जब मैंने ओवर टाइम लगाने की बात की तो साहब जी ने मुझे खुश दिली से इजाज़त दे दी थी। यहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और वो ओवर टाइम लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया था। रात गई तक मैं घर जाता तो बहुत थक जाता था। घर और फैक्ट्री का अच्छा खासा फासला था और मैं अक्सर पैदल ही घर में आता जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई सवारी नहीं थी। मेरी जो मोटरसाइकिल थी वो कुछ टाइम पहले ही मुझे अपना कर्जा उतारने की वजह से बेचनी पड़ गई थी। सामने वाली दुकान से हम पूरे 2 महीने से राशन ले रहे थे, मगर 2 महीने से हमने उसका कर्ज नहीं चुकाया था। पहले तो दुकानदार मुझसे नरम रवि से पेश आता रहा और ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझसे पैसों की वापसी का तकाजा करता रहा,
मगर जब मैंने उसके बावजूद भी पैसे वापस नहीं किए तो फिर वो धमकियों पर उतर आया था और अब तो वो रोजाना ही घर में आने लगा था। घर में मेरी माँ और बहनों को रोजाना तंग करता और उनसे पैसों की वापसी का तकाजा करने लगता। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मेरी वजह से कोई अजनबी मेरे घर में दाखिल होकर मेरी माँ बहन से ऊंची आवाज में बात करे। मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। मैं जो भी कमा रहा था वो घर में खर्च हो रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर उसका कर्जा उतार दिया था और अब खुद में पैदल ही फैक्ट्री में आता जाता था। घर से फैक्ट्री के दरमियान एक पुराना कब्रिस्तान आता था। उस कब्रिस्तान से कुछ फासले पर झुग्गियां बनी हुई थी जिनमें बहुत सारे खाना बदोश लोग रहते थे। वो सब लोग गरीब गुरबा थे, मांग कर गुजारा करने वाले थे। रोजाना ही जब मैं वहां से गुजरता तो अक्सर नंग धरंग बच्चों को देखकर मैं खौफ के साथ हमदर्दी में मुब्तला हो जाता था। उनके मर्द सारा दिन घर में लेटे रहते और औरतें या तो काम करती रहती या फिर मांग तांग कर गुजारा करती। मुझे हैरत उन मर्दों पर थी कि वो जवान जहान होकर भी मेहनत से जी चुराते थे, औरतों और बच्चों से काम करवाते थे। आधी रात तक उनके लड़ने की और गालियां देने की आवाजें सुनाई देती रहती। उस दिन जब मैं वहां से गुजरने लगा तो मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा था। कब्रिस्तान से कदरे फासले पर एक दरख्त था और वो लड़की उस दरख्त के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे कदम नादानस्तगी में उसके पास जाकर रुके। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ पर बैठ के क्यों रो रही हो, मगर उस लड़की ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो रोने में मसरूफ रही। उसे देखकर मुझे अनजाने से दुख का एहसास हुआ था। न जाने क्यों मेरा दिल उससे देखकर तड़पने लगा था। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब जब लड़की ने सर उठाकर मुझे देखा तो मेरे हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया था। बिलाशुबा वो इस कदर हसीन लड़की थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। मैं एकदम हैरान होकर उसे देखता रहा था और वो मुझे देखकर अपने आंसू पूंछने लगी। फिर कहने लगी कि मैं अपने नसीबों को रो रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि यकीनन वो भी इन्हीं झुग्गियों में रहने वाली थी, मगर उसका हुलिया और उसकी शक्ल उन आम औरतों और लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो गोरी चिट्टी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। उस वक्त भी वो साफ सुथरे लिबास में मलबूस थी। उसके लंबे बाल घुटनों तक फैले हुए थे और आंसू भरी आंखों से वो मुझे देखते हुए सीधा मेरे दिल में उतरी जा रही थी। मैंने उसका नाम पूछा तो कहने लगी कि मेरा नाम रानी है। ये नाम सुनकर मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये नाम उसकी शख्सियत पर बहुत जच रहा था और वो भी किसी रियासत की शहजादी और रानी ही मालूम होती थी। अब मैं उससे कदरे फासले पर बैठ गया और उससे कहने लगा कि मगर तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है। इससे पहले कि वो कोई बात कहती तभी वहां पर एक औरत आ गई। वो इंतहाई गुस्से में थी। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और रानी पर गुस्से से झपट पड़ी। उससे बालों से पकड़कर खींचते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ पर बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो वापस। फिर वो औरत उसे खींचते हुए ले गई थी। मैं चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाया था। मैं उसे किस हक से रोकता। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो कौन थी और उस औरत के साथ उसका क्या रिश्ता था। मैं दिल पे बोझ लिए वहां से घर आ गया था। मैं मुसलसल उसी लड़की के बारे में सोचता रहा था। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा था। कुछ दिन तक तो दोबारा वो लड़की मुझे नजर नहीं आई थी। रोजाना मैं वहां से गुजरते हुए उस दरख्त के नीचे बैठ जाता और नामहसूस अंदाज में उसी लड़की का इंतजार करने लगता। न जाने क्यों मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो लड़की भी मेरी मुंतजिर होगी। वो लड़की भी मुझे इसी तरह से पसंद करती होगी जैसे कि मेरे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होने लगे थे। मगर उस लड़की को मैंने दोबारा कहीं देखा नहीं था और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर रहती थी। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो यहीं करीब ही बनी हुई झुग्गियों की रिहायशी थी। न जाने क्या था उसकी शख्सियत में कि मैं उसकी तरफ खींचने लगा था। दूसरी तरफ हैदर ने भी मुझे सख्त तंग किया हुआ था। मैं परेशान था कि मैं उस शख्स से कैसे जान छुड़वाऊं। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मुझसे क्या मसला था और ये मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आ रहा था। उस दिन जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकला तो आज मौसम बहुत अबर आलूद हो रहा था
और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। ठंडी हवा के थपेड़े मेरे वजूद के जैसे आर पार हो रहे थे। जब मैं चलता हुआ फैक्ट्री से कदरे फासले पर पहुंचा तो एकदम मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी थी। मैंने हड़बड़ा कर देखा। जब गाड़ी से उतरने वाले लोगों पर नजर डाली तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उनमें हैदर के साथ साथ 2-3 और भी लड़के शामिल थे। हैदर मेरी तरफ खतरनाक तेवरों से देख रहा था और ये देख के मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उन लड़कों के हाथ में लाठियां और बहुत सा सामान था जिसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि इन लोगों के क्या इरादे हैं। अब मैं बुरी तरह से घबरा गया था। हैदर मेरे पास आकर कहने लगा कि अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मैं देखता हूँ कि तुम आज कैसे यहाँ से बच निकलते हो। आज मेरी इंतकाम की आग ठंडी हो जाएगी और आज मैं तुम्हें ऐसा मजा चुकाऊंगा कि सारी जिंदगी तुम याद रखोगे। आइंदा तुम अपनी औकात में रहोगे और किसी के साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उससे कहने लगा कि तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है। तभी वो कहने लगा कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी सबकी हुई थी। सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। उन लड़कियों के सामने तुम तो हीरो बन गए थे, मगर मुझे सबकी नजरों में बेइज्जत कर दिया। तब मेरे जहन में जैसे रोशनी का झमाका सा हुआ था। मुझे याद आ गया था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे स्कूल के सामने लड़कियों का भी स्कूल था जिसमें मेरी बहन भी पढ़ती थी। मेरी बहन ने अम्मी को एक दिन बताया कि स्कूल में आते जाते उससे कुछ लड़के तंग करते हैं। गो के अम्मी और बहन ने मुझसे ये बात छुपाई थी, मगर इसके बावजूद भी मैंने ये बात सुन ली थी और सुनते ही मेरा जैसे खून खोल उठा था। मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। अब मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन पर बुरी नजर डाली। उस दिन मैं फिर अपने स्कूल से जल्दी निकल आया था और बहन के स्कूल से कदरे फासले पर अपने कुछ दोस्तों को लेकर खड़ा होकर देखने लगा। जब मेरी बहन स्कूल से निकली तो उसके पीछे एक लड़का चलने लगा था। मेरी बहन उसको देखकर घबरा गई और तभी मैं वहां पर अपने दोस्तों के साथ चला गया। बहन को मैंने घर भिजवा दिया था और उस लड़के की खूब पिटाई की थी। आसपास से गुजरने वाली लड़कियां उसे देखकर हंस रही थीं और भी बहुत सारे लोग थे जो ये तमाशा देख रहे थे, मगर चूंकि वो लड़का गलती पर था और अकेला भी था, इस वजह से वो वहां से भाग निकला। मगर जाते जाते भी वो मुझे कहने लगा कि जब तुम कभी दोबारा मेरे सामने आ गए, मेरे हाथ चढ़ गए, तो मैं तुमसे अपना इंतकाम जरूर लूंगा। इस बात को काफी साल गुजर गए थे। तभी मेरे जहन में उस लड़के की छवि भी धुंधली हो गई थी, मगर अब जब उसने याद करवाया तो मुझे फौरन से वो मंजर आंखों के सामने घूम गया था। इससे पहले कि मैं उससे किसी बात का जवाब देता, मेरे सर पर किसी ने जोरदार वार कर दिया था। मैं अपना सर थामकर जमीन पर गिर गया था। आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा था। मैंने दोनों हाथों में अपना सर थामा हुआ था। अब वो लड़के मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके इरादे खतरनाक थे। मुझे लग रहा था कि आज ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर अचानक से जोरदार आंधी चलने लगी थी। इस कदर शदीद आंधी थी कि आंखें खोलना मुहाल था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एकदम मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं होशो हवास से बेगाना हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक झोंपड़ी में पाया था। मेरे सामने वो लड़की बैठी थी जिससे मैंने उस दिन दरख्त के नीचे देखा था। मैं एकदम उठकर बैठ गया, मगर मुझे अपने सर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस होने लगी। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया। वो लड़की मेरे पास आई। उसके हाथ में हल्दी वाले दूध का ग्लास था। वो मुझे कहने लगी कि ये दूध पी लो, तुम्हारे दर्द का अफाका होगा। जैसे ही मैंने वो दूध पिया तो एकदम ही मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। जख्म अपनी जगह पर मौजूद था, मगर वहां पर टीसें नहीं उठ रही थी और ना किसी किस्म की तकलीफ का एहसास हो रहा था। तभी मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया, मगर फिर अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं तो उन लड़कों के चुंगल में फंस चुका था। वो लोग तो मुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे। शायद उनका इरादा मुझे जान से मारने का था, मगर मैं वहां से बच कैसे निकला और ये लड़की मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आई? जब ये बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी कि मैं अपने बाबा के साथ वहां से गुजर रही थी। बाबा की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में जा रहे थे। तभी हमारी तुम पर नजर पड़ी
और जब तुम्हें देखा तो हम तुम्हें लेकर घर आ गए थे, क्योंकि तुम इस वक्त जख्मी थी और तुम्हें इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। अगर तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता तो ज़्यादा खून बहने से तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता था। उसकी बात मैं अच्छे से समझ रहा था। उसका शुक्रिया अदा करने लगा। आधी रात का वक्त हो गया था और जब मैं झोंपड़ी से बाहर निकलने लगा तो रानी भी मेरे साथ चलने लगी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उससे कहने लगा कि आधी रात का वक्त है और तुम्हें यूं मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अगर इस वक्त गैर मौजूद पाया तो न जाने वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जवान जहान लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ी, फिर कहने लगी, मेरी फिक्र मत करो, मैं आदी हूँ, मगर रात के इस वक्त तुम्हारा इस खतरनाक जगह से अकेले गुजर कर जाना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे होंगे, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से इस वक्त ना निकलने देती। जब हम झोपड़ी से निकलकर बाहर आए तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि इस नाजुक अंदाम लड़की को मेरे साथ आधी रात को बाहर नहीं आना चाहिए था। रास्ते में चोर डाकू भी मौजूद हो सकते थे और अगर वो इस हसीन लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो मैं इसका बचाव भी नहीं कर पाता। जब यही बात मैंने उससे कही तो वो कहने लगी, फिक्र मत करो, इस वक्त मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से तुम्हारे साथ जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं झुंझला गया था। मेरा ख्याल वो ऐसे रख रही थी जैसे मैं कोई छोटा बच्चा था, जबकि वो खुद धान पान सी लड़की थी जो मुझसे देखने में भी काफी छोटी नजर आ रही थी। मगर उसकी ये एतमाद भरी बातें सुनकर मैं दिल ही दिल में मुतासिर भी हो गया था। जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे तो वहां पर अजीब से काले रंग के साए नजर आए थे। ये देखकर मैं घबरा गया था। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। कब्रिस्तान के बारे में मैंने सुन रखा था कि यहाँ पर खौफनाक मखलूकात का बसेरा है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि कभी इस मखलूक से मेरा पाला भी पड़ जाएगा। तभी रानी कहने लगी कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ से खामोशी से गुजरो। कुछ भी हो जाए, तुमने अपनी आंखें नहीं खोलनी और ना ही तुम्हारे मुंह से किसी किस्म की आवाज़ निकलनी चाहिए। मैं उससे कहने लगा कि तुम्हें भी तो खतरा हो सकता है, ये सब तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। मैं मर्द हूँ, मैं हर तरह के खतरात का सामना कर सकता हूँ। मगर फिर उसने मुझे दो टोक अंदाज में खामोश करवा दिया और कहने लगी कि जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा करो। उसके लहजे में सख्ती दर आई थी। मैंने भी उसकी हिदायत पर अमल किया, अपनी आंखें बंद करके चलने लगा। अचानक से ऐसे महसूस होने लगा जैसे मुझे गर्म हवा छूकर गुजरी हो, जैसे मेरा हाथ किसी जलती हुई आग में चला गया हो और फिर कोई मुझे तेजी से खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मेरे पांव जमीन से ऊपर उठने लगे थे। मुझ पर खौफ बुरी तरह से मुसल्लत हो गया था। ये सब क्या हो रहा था? क्या इस मखलूक ने हम पर हमला कर दिया था? क्या वो मखलूक मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी? इससे पहले कि मैं शोर मचाता, मेरे मुंह पर किसी ने जैसे गर्म सुलाख रख दी थी। मेरे होंठ आपस में सिल गए थे। काफी देर तक मैं इसी कैफियत में रहा और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के सामने था। उस वक्त रानी का वजूद आसपास नजर नहीं आ रहा था। मैं हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा, रानी को आवाज देने लगा, मगर रानी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और बहन भाई मुसलसल रो रहे थे। वो अभी तक मेरी वजह से परेशान बैठे थे। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा मेरी तरफ बेताबी से लिपकी, मुझे खुद के साथ लगाकर कहने लगी कि तुम कहाँ थे, हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने अकमल भाई को भी तुम्हारी तरफ भेजा था, मगर उनका कहना है कि फैक्ट्री भी बंद थी और इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। चौकीदार का कहना है कि तुम भी कब के वहाँ से निकल चुके हो, तो तुम इतनी देर से कहाँ पर थे और ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? अम्मा ने एक ही सांस में न जाने कितने सवाल कर दिए थे। अब मैंने अम्मा को एक एक करके सारी तफसील समझा दी थी। अम्मा से मैंने ये बात छुपा ली थी कि मुझे किसी लड़की ने बना दी थी। मैं अम्मा को अभी रानी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था और फिर 2 दिन तक मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। मुझे इस बात का भी पछतावा था कि फैक्ट्री से छुट्टी करने से मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा था, मगर जब भी बिस्तर से उठने की कोशिश करता तो अम्मा मुझे कहती कि तुम सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तुम अभी आराम करो, जब तक तुम ठीक हो जाओगे तो तुम काम पर चले जाना।
और फिर मज़ीद 2 दिन छुट्टी करने के बाद जब मैं फैक्ट्री में आया तो वहाँ पर एक नया इंचार्ज मौजूद था। मैं सोच रहा था कि मैं हैदर की अपने मालिक से शिकायत करूँगा, उससे बताऊँगा कि हैदर ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे इस कदर जख्मी कर दिया और वो मुझे जान से भी मारना चाहता था। मगर ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर कोई खैरख्वाह पहुँच गया था, जिसकी वजह से वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, या उनका मकसद महज मुझे खौफज़दा करना था। मगर जो भी था उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। ये बात मैं पुलिस को भी नहीं बता सकता था क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं था। काफ़ी सारे दिन बीत गए थे, दोबारा कभी हैदर उस फैक्ट्री में नज़र नहीं आया। एक दिन मैंने बाकी साथी मजदूरों से हैदर के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हैदर का एक्सीडेंट हो गया था, वो अपनी दोनों टांगों से मासूर हो चुका है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो शख्स तो मेरे लिए गड्ढा खोदने जा रहा था और खुद उसी खड्डे में गिर गया था। ये इंचार्ज भी हैदर से कम नहीं था और ये मेरे साथ साथ बाकी मजदूरों के साथ भी तुर्श रवि से पेश आता था। न सिर्फ ये हम लोगों पर बिला वजह की सख्ती करता बल्कि अक्सर ये गालम गलोच से भी परहेज नहीं करता था और इसका ये अंदाज देखकर मुझे सख्त गुस्सा आता था। कई बार हमने फैक्ट्री के मालिक से शिकायत की कि इसका रवैया ठीक नहीं है और वो छोटी छोटी बात पर गालम गलोच करता है। फैक्ट्री के मालिक ने उसे समझाया कि मजदूरों की भी इज्जत होती है, ये भी इंसान है और इनके साथ तमीज से पेश आया करो। हमने आज तक कभी इनकी दिलासारी नहीं की, इनकी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखेंगे कि तुम भी सबके साथ अच्छे से पेश आओगे। मगर न जाने उसे किस बात का खुमार था, वो हम लोगों को इंसान समझने पर तैयार नहीं था। हालांकि वो भी इसी फैक्ट्री में मुलाजिम था, मगर उसका काम सिर्फ हम लोगों की देखभाल करने का था, क्योंकि वो लकड़ी का कारीगर था और उसके बनाए हुए डिज़ाइन को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। यही वजह थी कि वो दूसरों को इंसान समझने पर भी तैयार नहीं था। एक दिन उसने छोटी सी बात पर जो मेरे साथ गालम गलोच की, तो ये सब देखकर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैंने उसका गिरेबान दोनों हाथों में पकड़ लिया और उससे कहने लगा, आज के बाद तुमने अगर मेरे साथ बदजुबानी की, मेरे साथ इस अंदाज में पेश आने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब उसने गुस्से से अपना गिरेबान मेरे हाथ से छुड़वाया और कहने लगा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे गिरेबान को पकड़ो, यहाँ पर कितने मजदूर हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने आंख उठाकर भी देख सके, और तुमने मेरे साथ इस कदर बदतमीजी की, तुम्हें इसकी संगीन सजा मिलेगी। तब मैंने उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। यूं भी मैं ऐसे गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं था। जानता था कि फैक्ट्री के मालिक बहुत अच्छे हैं और उन्हें भी इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि कौन मजदूर कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, और अब तो मैंने भी काम बहुत अच्छे से सीख लिया था। अब मैं भी बहुत अच्छा फर्नीचर भी बनाने लगा था। मेरे बनाए हुए फर्नीचर को भी सब लोग बहुत पसंद करते थे। फैक्ट्री के मालिक मेरे काम से बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया था। मुझे कहने लगे कि तुमने बहुत कम वक्त में ये काम सीखा है, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। तब इंचार्ज गुस्से भरी आंखों से मुझे देखता रहा था। मुझे कहने लगा कि तुम्हारे यहाँ पर थोड़े ही दिन हैं, मैं देखता हूँ कि तुम कितने टाइम तक यहाँ पर टिकते हो। उसकी बात को मैंने कोई अहमियत नहीं दी थी। उस दिन जब मैं रात को ओवर टाइम लगाकर घर वापस आया तो वहाँ पर रानी का इंतजार करने लगा था। आखिरी बार जब मेरी रानी से मुलाकात हुई थी तब उसने कहा था कि वो मुझसे ज़रूरी बात करना चाहती है, वो मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहती है और मैं आज उसका इंतज़ार करूं। मगर इस बात को अब बहुत वक्त बीत गया था। उसके बाद रानी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। मैं रोज़ाना इस दरख्त के नीचे खड़े होकर उसका इंतज़ार करता, मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आती थी। आज मैंने सोच लिया कि मुझे इन झोंपड़ियों की तरफ जाकर देखना चाहिए कि आखिर रानी के साथ क्या मामला है। वो किसी मुसीबत में मुब्तला तो नहीं, और न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मुझे पसंद करती है और अपने दिल की बात वो मुझसे करना चाहती हो। ये ख्याल आते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। आज भी जब काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता रहा तो वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं फिर उस रास्ते पर चल पड़ा था जहाँ पर उन लोगों की झोंपड़ियाँ थीं, मगर वहाँ पर आकर मैं हैरान परेशान रह गया। वहाँ पर झोंपड़ियों का नामो निशान भी नहीं था। अब मैं चलते चलते मज़ीद नीचे जाने लगा। शायद वो लोग वहाँ से चले गए हों, शायद उन लोगों ने थोड़े फासले पर अपनी रिहाइश रख रही हो।
मगर दूर दूर तक वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। आधी रात को यहाँ पर खड़े रहकर रानी का इंतजार करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ये जगह पुरस्कार और वीरान थी और इसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी। आज भी मैंने कब्रिस्तान से गुजरते हुए वही खौफनाक साए देखे थे। अब की बार वो तादाद में 5 थे और उन्हें देखकर मेरी खौफ से बुरी हालत हो गई। मैं सख्त डर गया था कि अगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तब क्या होगा। पिछली बार तो मेरे साथ रानी थी और मैं आंखें बंद करके उसके साथ चल रहा था, मगर तभी मुझे ख्याल आया कि उस दिन भी मैं हवा के झोंके की मानिंद उड़ता चला जा रहा था, मगर एकदम ही रानी भी मेरे पास से गायब हो गई थी। उस दिन क्या हुआ था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर आज जो कुछ होने जा रहा था वो सोचकर ही मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। घर जाना भी जरूरी था और घर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता था। इसके अलावा अगर मैं जंगल से गुजर कर जाता तो मुझे कई घंटे यहीं पे गुजर जाते और घर वाले भी ऊपर से परेशान हो जाते। यूं भी मैं जब रात को घर जाता था, मेरी माँ जाकर मेरा इंतजार कर रही होती थी। वो तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक मैं घर पहुंच न जाऊं। ऐसे में अगर मुझे देर हो जाती तो मेरी माँ का परेशान होना भी फितरी था। मैं अब आंखें बंद करके वहां से गुजरने लगा। एकदम किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जोर से अपनी आंखें मीच ली थी और अब फिर मुझे अपना हाथ जलता हुआ महसूस होने लगा। तभी किसी ने मुझे जोर से जमीन से उछालकर दूर फेंक दिया। मैं जमीन पर कमर के बल गिरा था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। अब जब मैंने उठने की कोशिश की, मैंने अपने सामने वही साए देखे थे। वो साए मेरी तरफ बढ़ रहे थे और अब तो मेरे आसपास आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द अपना दायरा तंग कर लिया था। मैं सख्त डर रहा था कि ये सब क्या था और उन्हें आखिर मुझसे क्या मसला था। ये क्यों मुझे तंग कर रहे थे, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और अगर उन लोगों ने मुझे जान से मार दिया तो मेरे बाद मेरे खानदान का क्या होगा। वो मेरे पास आने लगे थे। उनका दायरा तंग से तंग होता जा रहा था। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली और तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा। अब जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर के सामने खड़ा था। मैं हैरत से हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा था, मगर यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सख्त हैरान परेशान था। मैं पलक झपकते ही इस कब्रिस्तान के पास से अपने घर में कैसे पहुंच गया था, जबकि कब्रिस्तान से मेरे घरों का रास्ता कोई 20 मिनट की मुसाफत पर था, और मैंने पलक झपकते ही ये फासला कैसे तय कर लिया। मैंने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मेरे चेहरे पर नजर डालते ही परेशान हो गई। मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो। मैंने अम्मी को टाल दिया था। उन्हें ये बात नहीं बताई थी कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या करूँगा। ओवर टाइम किए बगैर मेरा गुजारा भी नहीं था, और अगर मैं लेट वहाँ से वापस आ जाता तो रास्ते में इस मुसीबत का मुझे सामना करना पड़ता था। अब मुझे इस मुसीबत का कोई न कोई हल तो निकालना था। पूरी रात मैं इसी बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री में गया तो आज पहली तारीख थी और फैक्ट्री के मालकान पहली ही तारीख को ही तमाम मजदूरों का मुआवजा उन्हें अदा कर दिया करते थे। अभी तक मेरी तनख्वाह की बारी नहीं आई थी। इंचार्ज ने मेरे पास आकर मुझे कहा कि जब तुम्हें साहब कमरे में बुला रहे हैं। जब मैं कमरे में गया तो साहब मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर तक मैं कुर्सी पर बैठकर उनका इंतज़ार करता रहा, मगर न जाने साहब कहाँ थे और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने चौकीदार से साहब के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगे। तब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इंचार्ज ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि साहब मुझे बुलाकर खुद ज़रूरी काम से चले गए हों। मैं इस बात को नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। तभी मुझे अजीब से शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। साहब ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे और किसी से पूछताछ कर रहे थे। मैं भी ये आवाज़ें सुनकर वहाँ पर पहुँच गया तो मुझे देखते ही इंचार्ज कहने लगा कि अब शाहमीर से पूछें कि वो पैसे कहाँ गए, क्योंकि यही आपके कमरे में आपकी खैर मौजूदगी में गया था और कितनी देर तक वहाँ पर बैठा रहा था। अब उससे पूछें कि जब आप कमरे में नहीं थे
तो इसने आपके ऑफिस में इतना वक्त क्यों गुजारा? इस बात की गवाही चौकीदार और बाकी मजदूरों ने भी दी थी कि मैंने वहां पर बहुत सारा वक्त साहब की गैर मौजूदगी में गुजारा था। मगर मैं हैरान परेशान हो रहा था ये सब क्या था, क्योंकि मैंने ना तो पैसे चुराए थे और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की मगर मेरी कोई बात भी सुन नहीं रहा था। तभी मैंने साहब को बताया कि मुझे इंचार्ज ने आपके कमरे में पहले भेजा था, उसके कहने पर ही मैं आपके कमरे में गया था। मगर साहब कहने लगे कि ये तमाम पैसे उन मजदूरों की मेहनत की हक हलाल की कमाई थी और उन पैसों को मैं ऐसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अब तो पुलिस भी वहां पर आ गई थी और फिर पुलिस ने हम सबकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। किसी के पास से कुछ भी नहीं मिला था। हम काम करने के लिए अलग कपड़े इस्तेमाल करते थे और घर से जो कपड़े पहन कर आते थे वो उतार कर एक जगह पर रख देते थे। अब उन तमाम कपड़ों की भी तलाशी ली गई। जब मेरी तलाशी ली गई तो मेरे पास से भी कुछ नहीं मिला था। इंचार्ज के चेहरे पर वाज़े हैरानगी के तासुरात थे और उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि यकीनन इस सब में उसी ने ही कोई गड़बड़ की थी। यकीनन उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। मगर जब मेरे पास से किसी को कुछ नहीं मिला तो इंचार्ज का परेशान होना बनता था, क्योंकि ये सारा खेल उसने मुझे फंसाने के लिए ही रचाया था। अब मुझे इस बात की परेशानी थी कि कहीं गलत फहमी में आकर उसने किसी और मजदूर के पास ये पैसे ना रख दिए हों। ऐसा ना हो कि कोई और मजदूर उसकी चाल में फंस जाए। सबसे आखिर पर इंचार्ज के कैबिन की तलाशी ली गई तो वो तमाम पैसे उसके कैबिन से मिले थे। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता ये पैसे यहाँ पर कैसे आए। ये सब शामिर की साजिश है। ये यहाँ पर उसी ने रखे हैं। मैंने ये पैसे उसके लिबास में रखे थे और इसने मुझे फंसाने के लिए मेरे कैबिन में ये पैसे छुपा दिए। अब सच खुद ब खुद उसकी जुबान पर आ गया था। तब मालिक के चेहरे पर जहर खन मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा कि शामिर मेरे पास काफी वक्त से काम कर रहा है। मैं इसकी ईमानदारी का कायल हूँ और वैसे भी तुम नहीं जानते कि मेरे कमरे में कैमरे लगे हैं। मैं तो ये बात पहले से ही जानता था कि ये पैसे तुमने चुराए हैं। बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम किसे फंसाना चाहते हो। और अब मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने शामिर को फंसाने की साजिश की थी। मगर हैरत इस बात की है कि ये पैसे फिर तुमने अपने कैबिन में क्यों रख दिए। अब वो अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने पर तैयार नहीं था। तभी साहब उससे कहने लगे कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे छोटे बच्चे हैं और मैं उनके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। मगर मैं अब तुम्हारे जैसे इंसान को मजीद नौकरी पर नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अगर कोई इंसान एक बार धोखा दे तो मैं दोबारा उस पर एतबार नहीं करता। साहब ने इंचार्ज को वहां से निकाल दिया था और फिर साहब ने मुझे इंचार्ज बना दिया। अब मेरी इज्जत और तौकीर में भी इजाफा हो गया था और इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह भी पहले से बढ़ गई थी। अब अगर मैं ओवर टाइम ना भी लगाता तो मेरा अच्छे से गुजारा हो सकता था। मैं उस दिन खुशी खुशी घर वापस आया और माँ को ये खुशखबरी सुनाई तो वो कहने लगी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआएं सुन ली। अब एक एक करके साहब ने तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थी, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लगे थे और मेरी ईमानदारी के तो वो शुरू से ही कायल थे। मगर अब जब मैंने अच्छे से अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाया तो वो कहने लगे कि मेरा फैसला गलत नहीं था, मैंने तुम पर एतबार करके गलती नहीं की। मैंने नौकरी के साथ एक छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू किया था, जिसमें मुझे अल्लाह ने बहुत तरक्की दी और मेरी आमदनी भी दिन ब दिन इजाफा होने लगा। मुझे रानी की भी परेशानी थी कि न जाने वो अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। उस दिन वो मुझसे क्या कहने वाली थी। दिन इसी तरह से बीतते जा रहे थे। महीने सालों में बदलते गए और अब मैं अपनी एक छोटी सी कंपनी का मालिक था। मेरी तमाम जिम्मेदारियां भी अदा हो गई थी। खुशियों ने घर की दहलीज देख ली थी। अब जब सबकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात आसानी से पूरी करने लगा तो मैं भी मुतमईन और सरशार रहने लगा था। मगर इसके बावजूद भी दिल में ये खलिश अभी भी कायम थी कि रानी कौन थी और अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। जब भी अम्मी मेरी शादी की बात करती तो छम से वही सरापा मेरी आंखों के सामने घूम जाता और मैं अम्मी को ये कहकर टाल देता कि मैं जब शादी करनी होगी आपको बता दूंगा, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं हर रोज उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाता था जहाँ पर रानी ने मुझसे मिलने का वादा किया था, जहाँ पर उन लोगों की झोंपड़ियाँ थीं।
मैं कितनी कितनी देर तक वहां पर घूमता फिरता रहता। आसपास से गुजरने वाले लोग मुझे पागल और दीवाना समझने लगे थे कि मैं गर्मियों की तपती दोपहरों में और सर्दियों की सर्द शामों में रातों में वहां पर खड़े होकर न जाने किसका इंतजार करता था। ना तो मुझे धूप की तमाज़त का एहसास था और ना ही सर्दियों में हड्डियों को चीरती हुई ठंड का एहसास होता था। मैं इंतजार की आग में जल रहा था और जब तक मैं उसे अपनी आंखों के सामने देख न लेता मैं तब तक चैन से नहीं रह सकता था। और एक दिन सालों के बाद ही सही मेरा इंतजार खत्म हो गया था। आज रानी मेरे रूबरू आ गई थी। वो आज भी वैसी की वैसी थी, वैसी ही मासूम सी, कम उम्र और इंतहाई हसीन व जमील। आज भी उसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी, आज भी उसकी आंखों में हुस्न मलाल था। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे लगा था अपनी जिंदगी में मसरूफ होकर तुम मुझे भूल जाओगे, मगर तुम आज तक वहीं पे खड़े हो जहां पर मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उससे कहने लगा कि अगर तुम इस बात से वाकिफ थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं रोजाना यहाँ पर आता हूँ, तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई? तुमने मुझे मिलने की आस दिलाकर मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि मेरी कुछ मजबूरियां थीं। मैं उन मजबूरियों की जंजीरों में कैद थी, जिसकी वजह से मैं ना तो तुम्हारे सामने आ सकती थी और ना ही तुमसे बात कर सकती थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें मेरे हाथ में इंतजार की डोर थमाने पर मजबूर कर दिया, मगर दोबारा मुझसे मिलने के लिए तुम खुद को तैयार नहीं कर पाई? तब उसने शिकवा गुनाह नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, मैं अपनी सौतेली माँ और बाप के साथ रहती थी। मुझसे छोटी मेरी एक बहन है। मेरी सौतेली माँ शुरू से ही हम दोनों बहनों पर बहुत जुल्म करती थी। घर के सारे काम काज भी करवाती और जब अब्बा घर आते तो उनके सामने खुद मसलूम बन जाती और हमारी झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर अब्बा को हमसे बदसुन करती। हमें उनसे मार पड़वाती थी। शुरू से ही हम दोनों यही देखती आई थी। इसी वजह से हम ना तो सौतेली माँ के सामने कुछ बोल सकते थे और ना ही अब्बा को कभी सच बता सकते थे। और एक दिन सौतेली माँ से गलती हो गई और तब हमें हमारी दुनिया से निकाल दिया गया। हम यहाँ पर आकर रहने लगे थे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैलती गई। क्या मतलब, तुम्हारी दुनिया? वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह आदमजात नहीं हूँ, मैं जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ और यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो सब जिन्नात की बस्ती से ताल्लुक़ रखते थे। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मगर तुम अभी तक ये बात नहीं समझ सके। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे एक गरीब लड़की समझता था जो अपने माँ बाप के साथ हालात की चक्की में पिस रही थी। मैं नहीं जानता था कि वो गरीब मगर हालात की सताई हुई एक जिनजाती है जो अपनी सौतेली माँ के जुल्म की और उसके किए गए जुर्म की सजा भुगत रही है। तब वो कहने लगी कि इस बात का गुस्सा भी सौतेली माँ का हम पर ही उतरता था। हमारी ताकतें भी हमसे छीन ली गई थी और हमें दोबारा अपनी दुनिया में जाने की इजाज़त भी नहीं थी। कितने सालों से हम यहीं पर रह रहे थे और फिर एक दिन हमें एक ही शर्त पर अपनी दुनिया में जाने की इजाज़त मिली कि अगर मेरे माँ बाप मेरी शादी एक बड़ी उम्र के जिन के साथ करते। वो जिन उम्र में मुझसे बड़ा था और उसका शुमार बद जिन्नात में होता था, मगर मेरे माँ बाप के पास चूंकि एक ही रास्ता था अपनी दुनिया में जाने का, इसलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे मेरी वहाँ पर शादी तय कर दी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने एहतजाज किया कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। तब मेरी सौतेली माँ ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने वहाँ पर शादी नहीं की तो वो मुझे जलाकर राख कर देगी और मेरी छोटी बहन को उसके साथ ब्याह देगी। मैं जानती थी कि मेरी सौतेली माँ ऐसा ही करेगी। अब्बा भी वही करते थे जो सौतेली माँ कहती थी। तभी मजबूर होकर मैंने उस जिन के साथ शादी कर ली और फिर अपने माँ बाप के साथ अपनी दुनिया में वापस चली गई। शुरू में मेरा शौहर मुझ पर बहुत जुल्म करता था। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था और ना ही वो मुझे पेट भरकर खाना खाने को देता। फिर जब अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया भी मेरे साथ बेहतर होता गया। उसने अपनी तमाम बुरी आदतें भी छोड़ दी और अब वो मेरा पहले से बढ़कर ख्याल रखता है और मुझसे मोहब्बत भी करता है। मैं अपने बेटे के सहारे जिंदगी गुजार रही हूँ। ये बात कहकर उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी, मगर उसका चेहरा देखकर अंदाजा हो गया था कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। ये सब देखकर मैं अफसरदा हो गया। अब मुझे मालूम हुआ था
कि वो मेरे हाथ में इंतजार की डोर थमाकर कहाँ गायब हो गई थी। मैं उसे किसी बात पर गलत करार नहीं दे सकता था और ना ही मैं उसे कोई दोष दे सकता था, क्योंकि वो उस सब में मसलूम थी। उसकी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ उसने किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। वो अपनी सौतेली माँ की वजह से मजबूर हो गई थी। तब मैंने उससे कह दिया कि मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है। वैसे भी तुमने मेरी बहुत मदद की। जाने अनजाने में तुम मेरे साथ खड़ी रही और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं दिलाया। वो फीके से अंदाज में हंस पड़ी और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मेरे दिल का बोझ बढ़ता चला गया था। उसकी आंखों की उदासी मुझे बेचैन रखती थी। और फिर अम्मा ने अपने दूर पार के रिश्तेदारों में मेरी शादी तय कर दी थी। मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत है, मुझे उससे कोई शिकवा भी नहीं, मगर इसके बावजूद भी वो मेरे दिल में वो मकाम हासिल नहीं कर सकी जो रानी के लिए मखसूस था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।